गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सोशल स्टडीज़ की बुक हिस्ट्री के पाठ 3 को पढ़ेंगे। आवासीय बस्तियों का निर्माण, मतलब कि रहने योग्य बस्तियों का निर्माण। विश्व जनसंख्या का निवास स्थान गांव, कस्बों और नगरों में है। तीनों ही स्थानों के रहन सहन में मूलभूत रूप से अधिक अंतर नहीं होता। प्राचीन नगरों के निर्माण योजना सुनियोजित तरह से की जाती थी। जल मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों की विश्व जनसंख्या मतलब जो संसार की जनसंख्या है वो उसका जो निवास स्थान है, कईयों का गांव में है, कईयों का शहरों में है, ठीक है, नगरों में है और कईयों का कस्बों में है। तीनों ही स्थानों के रहन सहन में कोई ज़्यादा अधिक अंतर नहीं होता है, ठीक है। जो प्राचीन नगरों का जो निर्माण होता था, उनकी जो योजना जो बनाई जाती थी वो पहले से ही तय होती थी, ठीक है, वो पहले से ही सुनियोजित होती थी, वेल प्लान्ड होती थी, ठीक है। जल मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो जल है वो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जल बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ना ही खेती की जा सकती है, ना ही मकान बनाया जा सकता है, ना ही घर का काम किया जा सकता है, यहाँ तक कि हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर जल नहीं होगा तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अतः मनुष्य अपने निवास के लिए नदियों पर ही निर्भर था, मतलब कि मनुष्य को रहने के लिए नदियों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे प्राचीन काल में कोई कुएं, नलकूप वगैरह नहीं थे। इस कारण प्राचीनतम नगरों एवं सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे पर हुआ, ठीक है। इसी कारण जो पहले के जो नगर थे एवं सभ्यताएं, जो संस्कृति थी, उनका जो डेवलपमेंट हुआ वो नदियों के किनारे पर हुआ। खेती इत्यादि के लिए नदियों का जल ही उस समय मुख्य स्रोत था। जो पानी का मुख्य स्रोत क्या था? एक नदी थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी कुएं या नलकूप नहीं हुआ करते थे। अन्न उत्पादन के लिए इन्हीं नदियों का प्रयोग किया गया, ठीक है। जो खेती की जाती थी वो इन्हीं नदियों के मदद से की जाती थी। इसी कारण नदियों की घाटियों का विकास हुआ एवं इनके किनारे जनसंख्या निवास करने लगे, मतलब कि लोग निवास करने लगे, ताकि उन्हें किसी मतलब पानी के लिए उन्हें कहीं दूर ना जाना पड़े, ठीक है। उनकी खेती भी आसान हो जाए और उनका बाकी का काम भी आसानी से हो सके। नावों के निर्माण के साथ ही जल मार्ग व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हो गया, मतलब कि जैसे जैसे नावों का निर्माण हुआ उसके साथ ही जल मार्ग जो व्यापार था, मतलब कि जल के रास्ते एक सामान को दूसरे मतलब कि देश में ले जाकर व्यापार करना, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, जिससे काम धंधों का विकास होने लगा एवं नगर विकसित होने लगे। देखिए बच्चों, पहले जो था देश में ही अपना सामान बेचा जाता था, ठीक है, तो हमारा जो नगर थे वो कम विकसित थे। अब नावों के निर्माण के साथ साथ जल मार्ग के थ्रू, मतलब कि जल के रास्ते के थ्रू अपने सामान को एक देश से दूसरे देश में ले गए और फिर वहाँ पर उसी सामान को थोड़ा बड़ी रकम में बेचा, ठीक है, जिससे लाभ हुआ और जिससे काम धंधों का विकास होने लगा और नगर भी विकसित होने लगे। सिंधु घाटी की सभ्यता 1520 ईस्वी से 2500 ईस्वी तक। सिंधु नदी की घाटी में पुरातत्वविदों हड़प्पा नामक स्थल में कुछ खंडरों की खोज की। इनके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ये खंडर एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं, मतलब कि नगरीय संस्कृति के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक अन्य नगर मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले, मतलब कि एक सिंध प्रांत में सिंध देश में एक अन्य नगर मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले, मतलब कि वहाँ पे उनके एक खंडर मिले। यह वह नगर था जो प्राकृतिक विनाश के कारण, भूसंखलन के कारण भूमिगत हो गया। मतलब कि प्राकृतिक विनाश होता है जैसे कि भूचाल आ जाना या फिर सुनामी आ जाना, ये सब क्या है? प्राकृतिक विनाश है। तो भूसंखलन क्या होता है? जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं ना, वो अपनी जगह से खिसक जाती हैं, अपनी जगह से खिसक कर भूमि के अंदर धंस जाती हैं, ठीक है, तो उसे हम भूसंखलन कहते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। किसी प्राकृतिक घटना में समूचा पूरा नगर एवं नगरीय भूमि के नीचे दब गए
थे। इसे मोहनजोदड़ो कहा गया। मतलब कि किसी कोई प्राकृतिक घटना हुई थी, मतलब भूस्खलन हुआ था, इसमें जो है पूरा नगर जो था और उसकी भूमि जो थी वो बिल्कुल नीचे दब गई थी और इसी को मोहनजोदड़ो कहा जाता है। यहाँ पे आप मैप में देखेंगे, यहाँ ऊपर हड़प्पा, यहाँ मोहनजोदड़ो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये मोहनजोदड़ो का नगरीय चित्रण है, मतलब कि उनके जो घर कैसे थे या फिर घर का जो खंडर है वो उसका ये चित्रण दिया गया है। यह अवशेष चूंकि सिंधु नदी घाटी में प्राप्त हुए, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। अब आगे देखिए बच्चों, पुरातत्ववेत्ताओं की देखरेख में इस स्थान की खुदाई करवाने पर एक पूरा का पूरा नगर जो था वो ही ज़मीन के अंदर भीतर से निकल आया, ठीक है। जब पुरातत्ववेत्ताओं मतलब कि जो पुरानी चीज़ों को जो निकालते हैं उनकी देखरेख में इस स्थान की खुदाई करवाई गई, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा नगर जो है ज़मीन के भीतर से निकल आया। इस नगर के भ्रमण में खोजकर्ताओं ने पाया, मतलब कि जो खोजकर्ता होते हैं उन्होंने पाया कि भूमि के नीचे बहुत सी बड़ी बड़ी आयताकार इमारतें बनी हुई थी। कई मकान 2-3 मंजिला थे, ठीक है, और कुछ मकान स्वच्छ पक्के और एवं सुविधाजनक एवं कुछ मकान कच्चे एवं छोटे थे। मतलब कि जब खोजकर्ताओं ने मतलब कि इसकी खुदाई करवाई तो खोजकर्ताओं ने पाया कि भूमि के नीचे एक बड़ी बड़ी आयताकार इमारतें बनी हुई हैं, ठीक है, आयताकार घर बने हुए हैं। ये जो मकान है वो 2-3 मंजिला थे। कुछ मकान जो थे वो स्वच्छ, मतलब कि बहुत ही सुविधाजनक थे, उसके अंदर हर चीज़ उपलब्ध थी, ठीक है, और कुछ जो थे वो मिट्टी के बने हुए थे और छोटे थे। अवशेषों के शोध से ज्ञात हुआ कि यह नगर लगभग 5000 वर्ष पुराना था। तब तक इतिहासकारों का यह मानना था कि इतने वर्ष पूर्व भी लोग आदि मानव के समान शिकार करके या फिर खेती करके ही अपना जीवन यापन करते होंगे। परंतु इस नगर के प्राप्त होने से उनकी धारणा बदल गई। यह अवशेष यह बताने के लिए पर्याप्त थे कि नगरीय संस्कृति बहुत पहले ही आरंभ हो चुकी थी। मतलब कि जो शोधकर्ता थे, जो इतिहासकार थे, उनका मानना था कि जो ये पहले के लोग थे ना वो आदि मानव के समान थे। वो जानवरों का शिकार करते थे और खेती करते थे और वो अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। वो ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, जैसे वो मकान वगैरह नहीं बनाना जानते थे। वो सिर्फ ये जानते थे कि जो है जानवरों का शिकार कर लो, थोड़ी खेती कर लो और अपना जीवन यापन कर लो। मगर इस जो खोज से ये जो धारणा थी उनकी, ये जो सोच थी उनकी, वो बदल गई। ये अवशेष, उनके जो अवशेष हैं ये बताते हैं कि ये जो नगर थे उनकी संस्कृति बहुत पहले ही आरंभ हो चुकी थी। अन्य नगर, धीरे धीरे आगे होने वाली खुदाई में एक के बाद एक कई नगरों के अवशेष मिलते चले गए। ये सभी नगर बड़ी नदियों की छोटी छोटी शिखाओं के किनारे बसे थे। सिंध प्रांत के पाकिस्तान में, मतलब कि सिंध देश के एक बहुत बड़े भाग ने पाकिस्तान में चले जाने के कारण, मतलब कि सिंध देश का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में चले जाने के कारण बहुत से पुरातन शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही हैं, मतलब कि पाकिस्तान के हिस्से में ही हैं। कुछ नगर पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात में हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में नगरों की इमारतें, मतलब कि जो सिंधु घाटी की संस्कृति उनमें जो उनकी इमारतें थी उसके बारे में अब हम जानेंगे। अब देखिए बच्चों, खुदाई से प्राप्त अवशेषों का मुख्य आकर्षक खुदाई में प्राप्त बड़ी एवं छोटी इमारतें थीं। इन इमारतों में हवा का पूरा प्रबंध था, पानी के लिए कुएं, नहाने के लिए स्नानघर, शौचालय, सभी कुछ बनाया गया था। इसके अंदर क्या था, पशुओं को बांधने के लिए अलग से व्यवस्था भी की गई थी। इन्हीं इमारतों में सीढ़ियाँ, छत, आंगन, रसोई घर भी थी, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया था। और साथ ही साथ ये मकान पक्की ईंटों के बने थे और घर से गंदे पानी निकलने की निकासी के लिए पक्की नालियाँ भी बनी थी। मतलब कि ये जो इस खुदाई हुई और इसके जो अवशेष मिले उसमें मुख्य आकर्षण की बात यह थी कि ये जो खुदाई में ये छोटी इमारतें थी या बड़ी इमारतें थी, इन इमारतों में हवा का पूरा प्रबंध था। ये बिल्कुल हर तरफ से बंद नहीं थी, इसमें हवा भी आ सकती थी, जगह जगह पर खिड़कियाँ थी, ठीक है, पानी के लिए कुएँ थे, मगर हर तरह की
मतलब कि हर तरह की सुविधा प्राप्त थी। ये ऐसे मकान बने हुए थे, ऐसी इमारतें थी जिसके अंदर स्नान घर, रसोई घर, ठीक है, और जैसे कि कुएं, और जैसे अगर पशु हमें पालने हैं, गाय भैंसे कुछ पालना है तो उनको बांधने के लिए अच्छी व्यवस्था, सब कुछ था। यहाँ तक कि रसोई से गंदा पानी जब हम निकालते हैं या फिर नहाने के लिए जो गंदा पानी जो निकलता है ना नहाने के बाद, वो उसके लिए भी पक्की जो है नालियाँ बनी हुई थी, ठीक है। आप इस पिक्चर के अंदर देखेंगे कि ये इस तरह की इमारतें जो है बनी हुई थी, पक्की इमारतें। अतः यह भी पता चलता है कि उस समय मनुष्य पक्की ईंटों का प्रयोग सीख चुका था, ठीक है, मतलब कि पक्की ईंटों से बड़ी बड़ी इमारतें बनाना सीख चुका था। नगर की सड़कें एवं गलियां जो है वो सीधी बनी हुई थी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी। इनके किनारे पर पक्की नालियां थी जो कि बड़ी बड़े नाले में जाके गिरती थी, ठीक है। ये जो इनके किनारों पर जो नालियां थी, ये बड़े बड़े नाले में जाके मिल जाती थी। इस खुदाई में बड़े बड़े गोदाम भी मिले जहाँ पर आसपास के गांव का अनाज रखा जाता होगा, अथवा सामंतवादी प्रथा रही होगी। मतलब कि सामंतवादी प्रथा का मतलब होता है ऐसी प्रथा जिसमें कुछ चुने हुए लोग बिना किसी श्रम के, बिना किसी मतलब कि मेहनत के भूमि से जीवन यापन करते हैं, मतलब कि अपना जीवन अच्छी तरह चलाते हैं, ठीक है। और बड़े साहूकार इन गोदामों का प्रयोग अन्न भंडार के लिए करते होंगे, मतलब कि गेहूं, ज्वार, बाजरा ये सब जो है रखने के लिए करते होंगे। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा पक्का तालाब भी मिला है जिसके किनारे बहुत सारे कमरों का निर्माण किया गया है। मतलब कि जैसे कि आप वहाँ पर देखेंगे कि आपने देखो, मैं आपको बताती हूँ कि एक मोहनजोदड़ो जो है मूवी आई थी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक जो लड़की है ना वो तालाब के अंदर नहाती है, ठीक है। मतलब कि जब भी कुछ शुभ कार्य संपन्न करने होते थे तो वहाँ पर तालाब था, बहुत ही जाना माना, उसके अंदर वहाँ पे नहाया जाता था, ठीक है। जैसे कि अब हम आगे पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा पक्का तालाब भी मिला जिसके किनारे बहुत से कमरे बने हुए थे, मतलब कि बहुत से कमरों का निर्माण किया गया था। संभवतः विशेष पर्वों पर, मतलब कि जो विशेष वो पर्व आते थे, त्यौहार आते थे, वहाँ पर स्नान करने की प्रथा थी, ठीक है। वहाँ पे लड़कियाँ, स्त्रियाँ स्नान करती थी, ठीक है। एवं लोग अपने शुभ कार्य संपन्न करने यहाँ आते होंगे। ये किसका मानना था? इतिहासकारों का मानना था, ठीक है बेटे। संभवतः उस समय की सभ्यता काफ़ी विकसित होगी, मतलब कि उस समय की जो सभ्यता है, संस्कृति काफ़ी डेवलप होगी। उस काल के लोग नियोजित कार्य करना पसंद करते होंगे, ठीक है। कार्य व्यवसाय। सिंधु घाटी की खुदाई में तांबा, जस्ता, कांसा इत्यादि से निर्मित विभिन्न प्रकार के औजार प्राप्त हुए। जब सिंधु घाटी की खुदाई हुई तो वहाँ पर तांबा, कांसा, जस्ता आदि ऐसी धातुएं और उनके औजार प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त दर्पण, मतलब कि शीशा, कंघी आदि भी मिले, जो यह बताने के लिए पर्याप्त थे। क्या यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उस समय का जो मनुष्य था वो धातुओं को पिघलाकर मतलब कि वस्तुओं का निर्माण करना जानता था, ठीक है, अच्छी प्रकार से। लोग धातु से वस्तुएं बनाने के अतिरिक्त पत्थर के औजारों का निर्माण भी किया करते थे। ऐसा संभवतः प्रत्येक स्थान पर धातु के उपलब्ध न होने के कारण होता है, ठीक है बेटे। खुदाई में प्राप्त वस्तुओं में खिलौने, बैलगाड़ी, कांसे की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन बनाने की चाक और बर्तनों के भी अवशेष प्राप्त हुए। मतलब कि यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ मिट्टी के बर्तन हैं, यहाँ ये जो मूर्तियाँ हैं ये कांसे की मूर्तियाँ हैं, ठीक है। धातु को पिघलाकर ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं और ये खिलौने वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो पहले के लोग थे उन्हें भली प्रकार से धातुओं को पिघलाकर वस्तुओं का निर्माण करना आता था और मिट्टी से भी वस्तुओं का निर्माण करना आता था। तो बच्चों, आज का लेसन हम यहीं पर एंड करते हैं। कल की क्लास में हम दोबारा इस लेसन को, इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये लेसन जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको दोबारा इस लेसन को रीड करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।